देखिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्लास 12 का ये पहला चैप्टर है। अब सबसे पहले देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लेंगे इसमें, इंट्रोडक्शन। ठीक, इंट्रोडक्शन के बाद बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत हम लोग इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। ठीक है, वही जो एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन है वही बेसिकली उसी को हम लोग इलेबोरेट करके पढ़ते हैं। बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का क्या क्या बेसिक फीचर्स है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इवेंट्स होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट जिसको आप प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहेंगे, फर्टिलाइजेशन से के बाद का इवेंट जिसको आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहेंगे। ठीक है, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आपने देखा होगा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन एंड देन गैमेट का ट्रांसफर। ठीक है, देन फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, जिसको आप जो है सिंजेनेसिस भी कह सकते हैं, एम्फीमिक्सिस भी कह सकते हैं, एम्फीगोनी भी कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद कैसे जाइगोट का फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जाइगोट इम्ब्रियो में कैसे इम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होती है, इम्ब्रियो अगर मान लीजिए ये प्लांट है तो प्लांट में जो है वो सीड का फॉर्मेशन एंड देन जो है वो फ्रूट का फॉर्मेशन, ये सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। ठीक है, एंड देन जो है वो क्विक रिकैप। क्विक रिकैप का मतलब ये है कि हम लोग, ठीक है, एक क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ाई किया है और पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि सीधे जाकर के हम लोग ये चैप्टर हमारे दिमाग में बैठा रहे और सीधे जाकर के हम लोग ऑब्जेक्टिव बना लें। यानी कि याद करने का भी जो प्रॉब्लम है, रिमेंबर उसको याद रखने का ही प्रॉब्लम है, वो भी नहीं। एक क्लास हम लोग अगर गौर से आप मेरा ये क्विक रिकैप सुनेंगे तो वो सब कुछ जो है दिमाग में बैठ जाएगा, जिससे कि आप जाकर के सीधे ऑब्जेक्टिव बना लेंगे और फिर वो जो है, ठीक है, वो अच्छे से वो चैप्टर आपके दिमाग जहन में बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 1 by 1 वो सब पढ़ते चले जाते हैं। पहला जो है वो क्या है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये देखिए ये पहला क्या होगा। सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन का जो है वो क्या देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन अगर आप देखेंगे कि अगर कोई सा भी इंडिविजुअल, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल जो है अपने ही तरह का एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन फिर से प्रोडक्शन। अगर कोई भी इंडिविजुअल अपने ही तरह का इंडिविजुअल का फिर से फॉर्मेशन करेगा तो उसी को आप क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब देखिए फॉर्मेशन तो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजों का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में फॉर्मेशन तो बहुत सारी चीजों का होता है। जैसे हमारे अंदर स्वेट का भी फॉर्मेशन होता है, पसीना का फॉर्मेशन, सलाइवा का फॉर्मेशन, यूरिन का फॉर्मेशन। लेकिन ये जो इसका जो प्रोडक्शन या फॉर्मेशन हो रहा है, स्वेट हो, सलाइवा हो, यूरिन हो, फीसेस हो, ये सब एंजाइम्स है, हॉर्मोन्स है, ये सब हमारे तरह नहीं है। ये हमारे तरह नहीं है। ठीक है, जो अगर मान लीजिए, ठीक है, तो इसको आप रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे। जो हमारे तरह जो बनेगा और वो हमारे तरह होगा तो उसी को आप क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है, प्रोसेस इन विच, ठीक है, एन इंडिविजुअल गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, जब अपने ही तरह का कोई भी इंडिविजुअल अपने ही तरह का किसी भी नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, कोई इंडिविजुअल जो है वो पैदा हुआ, बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद, ठीक है, उसकी नेचुरल डेथ हो गई। ठीक है, ये अननेचुरल डेथ की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नेचुरल डेथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई इंडिविजुअल पैदा होता है और उसकी नेचुरल जब डेथ होती है तो इसी पीरियड को हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइफ स्पैन कहेंगे। अच्छा गौर करिएगा, लाइफ स्पैन जो रहता है वो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के इंडिपेंडेंट होता है। मतलब, ठीक है, साइज और कॉम्प्लेक्सिटी का इसमें जो है, ठीक है, कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, ऐसा आप मत समझिएगा कि कोई छोटा ऑर्गेनिज्म होगा या कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा, कोई सिंपल ऑर्गेनिज्म होगा या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा, उसकी लाइफ जो है वो ज्यादा होगी या कम होगी, नहीं। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी से लाइफ स्पैन जो रहता है वो इंडिपेंडेंट होता है। मतलब उसको कोई मतलब साइज से या कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे अगर आप कुछ देखिएगा, कुछ अगर आपने एनसीईआरटी में, ठीक है, एनसीईआरटी में जैसे आपने देखा भी होगा, कुछ एक डायग्राम, वहां पर एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें बहुत सारी तस्वीर, फोटोज जो है बहुत सारी बनी हुई है। ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल की। एग्जाम्पल जैसे जो है ये मे फ्लाई का, ठीक है, हालांकि मे फ्लाई तो नहीं है एनसीईआरटी में, तब भी इंपॉर्टेंट है। मे फ्लाई का लाइफ स्पैन, ठीक है, ये एग्जाम्पल है
और इनकी ये क्या हो जाएगी, लाइफ स्पैन हो जाएगी। मे फ्लाई का अगर लाइफ स्पैन देखेंगे 1 दिन का हो सकता है। बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन जो है 1 to 2 वीक, 1 से लेकर के 2 हफ्ते तक का हो सकता है। सेम टू सेम आपने जो है फ्रूट फ्लाई आप आगे पढ़ेंगे, ड्रोसोफिला काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैटसन साहब का जो है इसमें, सॉरी, मॉर्गन साहब का जो है वो इसमें जो है वो एक्सपेरिमेंट भी है, ठीक है, ये फ्रूट फ्लाई पे, जिसको आप ड्रोसोफिला कहते हैं। इसकी लाइफ जो है ये 2 वीक्स हो सकती है। एनसीईआरटी आप आगे देखेंगे, जेनेटिक्स में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर जो है पूरा 2-2 पेज में इसका एक्सपेरिमेंट, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था मॉर्गन साहब ने, ठीक है। तो उसमें वहां पर लाइफ स्पैन जो है, ठीक है, कहा कितना दिया हुआ है, 12 से लेकर के 14 डेज, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है वो कितना वीक हो जाता है, ठीक है, 12-14 डेज, यानी कि 2 वीक्स हो जाएगा। राइस प्लांट आप जानते हैं, राइस प्लांट जो होगा, ठीक है, जाहिर है ये जो एनुअल प्लांट होता है, आप जानते हैं एक सीजन में जो है लगाया जाता है और कुछ महीने के बाद, मतलब 3-4 महीने के बाद ये ग्रो करता है, हमको राइस ग्रेन देता है और ग्रेन के बाद ये मर जाता है। यानी इसकी नेचुरल डेथ, बर्थ, यानी कि जब ये जर्मिनेट करता है और इसकी जो नेचुरल डेथ होती है उसमें कितने देर का जो है वो टाइम लगता है, ये टाइम लगता है 3 से 4 महीने का। वैसे ही रोज प्लांट जो होता है, ठीक है, गुलाब का प्लांट जो होता है, जब आप उसकी सीड लगाएंगे और जब वो फूटेगा, मतलब जब वो जर्मिनेट करेगा, जब एक तरह से उसकी जब बर्थ होगी, बर्थ होने के बाद वो ग्रो करता है, 5 से 7 साल जिंदा रहेगा, उसके बाद वो क्या हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे क्रो मतलब कौवा, ठीक है। कौवा की लाइफ स्पैन कितनी होती है, 15 साल। 15 साल जो है वो कौवा की लाइफ स्पैन होती है, ठीक है। बनाना प्लांट जो रहेगा 25 साल, ठीक है। बनाना प्लांट कितना दिन जिंदा रहता है, 25 साल जिंदा रहेगा। उसके बाद देखेंगे काऊ, ठीक है। काऊ जो है वो कितना दिन जिंदा रह सकती है, करीब 20 से 25 साल, ठीक है। 20 से 25 साल ये एक, ठीक है, गाय की जिंदगी रहती है। डॉग कितने दिन जिंदा रह सकता है, 25 से 30 साल, ठीक है। कुछ गाय से ज्यादा, काऊ से ज्यादा थोड़ा दिन जो है वो डॉग की जिंदगी, ठीक है, 5 साल वगैरह जो है वो ज्यादा रहती है, ठीक है। 25 से 30 साल जो है वो डॉग की जिंदगी ज्यादा हो सकती है। अब देखिएगा, ठीक है, मैन है, हॉर्स है, क्रोकोडाइल है, एलिफेंट है, ऑलमोस्ट इन सभी की जिंदगी एज एन लाइफ स्पैन जो देखेंगे, ठीक है, नेचुरल डेथ और बर्थ एवरेज, ठीक है, एवरेज अगर आप लेके चलेंगे कि बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक इनकी कितनी जिंदगी रहती है, 60 साल की जिंदगी रहती है। हाँ, एलिफेंट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा जीता है, ठीक है, वो 60 से लेकर के 90 साल तक जी सकता है। इसलिए 60 से 90 साल जीता है क्योंकि ये बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। आपने कुछ गौर किया, हमने कुछ गलत बोला क्या? हमने यहाँ पे बोला कि ये बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है इसलिए थोड़ा ज्यादा जीता है, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर ये बोल दिया है कि साइज से ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि ये एलिफेंट की जिंदगी, अगर मान लीजिए किसी एलिफेंट की जिंदगी 30 साल अगर ज्यादा है, तो ऐसा इस वजह से नहीं ज्यादा है क्योंकि वो बड़ा ऑर्गेनिज्म है, साइज पे जो है वो जिंदगी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है। पैरट की बात करते हैं, ये 140 साल तक जो है उसकी जिंदगी रहती है, पैरट की बात, ठीक है। आपने यहाँ पर देखा क्रो और पैरट दोनों का साइज करीब करीब जो है वो एक ही होता है, दोनों का। एक जीता है 15 साल और एक जीता है 10 गुना उससे ज्यादा, ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा, यानी कि मान लीजिए 140 से 150 साल तक जीता है। यानी कि मेरा ये कहना है कि साइज पे लाइफ स्पैन डिपेंड करता है, वो क्या हुआ, वो सही, वो साइज पे लाइफ स्पैन नहीं डिपेंड करता है, वो क्या हुआ, वो सही है, ठीक है, वो सही है। देखा, दोनों का साइज जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन एक की जिंदगी 15 साल और एक की जिंदगी 140 साल। वैसे ही अगर आप देख लीजिए, एक देखिएगा टॉर्टोइज होता है, क्या होता है, टॉर्टोइज की जिंदगी कितना साल की होती है? टॉर्टोइज की जिंदगी अगर आप देखेंगे 100 से लेकर के 150 साल की टॉर्टोइज की क्या रहेगी, जिंदगी रहेगी। काफी ज्यादा टॉर्टोइज जो है वो जीता है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये जो है बैनियन ट्री की जिंदगी कितने दिन की रहती है, 200 से लेकर के 300 साल। एक बैनियन ट्री जो है जब से वो बर्थ हो, जर्मिनेट करता है, उसकी सीड से जब से वो प्लांट निकलता है, बड़ा ट्री बनता है, करीब 200 से लेकर के 300 साल वो जिंदा रहता है। और भी कुछ है, जैसे सिकोया है, जिसको आप ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं, सिकोया। जायंट रेडवुड ट्री, जिम्नोस्पर्म में आपने पिछले साल 11th में जो पढ़ा होगा, जायंट रेडवुड ट्री, ठीक है, सिकोया जो है उसी करीब जिंदगी, लाइफ स्पैन जो है वो करीब करीब, यानी कि बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक उसकी जिंदगी 3000 ईयर की होती है। कितने साल की होती है? 3000 साल की होती है, ठीक है। ये हो गया, यानी कि आपने देखा, ठीक है। और एक चीज और देखिएगा, एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो हम लोग देखते हैं
कि नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल, ठीक है। दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इमॉर्टल नहीं है, अमर नहीं है। जो आया है उसकी डेथ होगी, ठीक है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल डेथ हो, ठीक है, या अननेचुरल डेथ हो, लेकिन सबकी डेथ जो है वो होगी, ठीक है। लेकिन ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो उनकी नेचुरल डेथ, ठीक है, हैव नो नेचुरल डेथ, ठीक है, उनका कोई भी नेचुरल डेथ जो है वो नहीं होता यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। जैसे एग्जांपल, ये अगर आप देखेंगे ये क्यों नहीं इनका कोई क्यों अननेचुरल, ये इनका कोई भी नेचुरल डेथ क्यों नहीं है। जैसे एग्जांपल, जैसे आप अमीबा लेंगे, अमीबा एक क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा है। इसमें बाइनरी फिशन होता है, ये डिवाइड करता है, डिवाइड करने के बाद जो है, ठीक है, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगा और फिर ये डॉटर सेल फर्दर जो है वो डिवाइड करेंगे, दो और डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेंगे, ये इधर जो है दो और डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेंगे। इसी तरह से ये क्या होता जाएगा, वो डिवाइड, यानी कि आपने देखा कि मरता वही है, जैसे कि ह्यूमंस में भी आप देखते हैं कि एक बॉडी हो जाती है, एक बॉडी रहती है, वो मर जाती है तो वो डेड बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर क्या है, ये ऑर्गेनिज्म, ये जो अमीबा है, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो करके, ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए ये इंसान है तो इंसान में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि ये इंसान यहाँ से डिवाइड होकर के दो औलाद में जो है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये इंसान जो है ना, कुछ एक, ठीक है, इस तरह का गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, कहीं और से एक और जो है वो गैमेट आता है, गैमेट फिर फर्टिलाइज कर करके नया इंडिविजुअल बनता है, फिर ये इंडिविजुअल जिंदा रहता है, ठीक है, और ये इंडिविजुअल्स जो रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, यानी इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है, इनकी डेथ हो गई। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि ये जो अमीबा है, ठीक है, इसने क्या किया, अपने बॉडी से इसको प्रोड्यूस किया और इसको प्रोड्यूस किया और खुद भी ये जो है वो जिंदा प्रेजेंट रहता है, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये होता क्या है कि ये अमीबा जो है वो डिवाइड कर जाता है, पूरा का पूरा ये दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है। तो इसकी तो अपनी बॉडी तो रही नहीं, ठीक है, इसकी जब इसकी अपनी बॉडी नहीं रहेगी तो वो उसकी डेथ कैसी होगी, यानी ये हमेशा जिंदा रहता है, किसके फॉर्म में जिंदा रहता है, अपनी औलादों के फॉर्म में, ठीक है, अपने जो है नया इंडिविजुअल के फॉर्म में, अपने जो है प्रोजेनी के फॉर्म में जो है वो क्या रहता है, ये अमीबा हमेशा जिंदा रहता है, यानी अमीबा की नेचुरल डेथ जो है वो नहीं हो सकती। हाँ, अगर मान लीजिए, ठीक है, नेचुरल डेथ हो सकती है, अगर मान लीजिए ये अमीबा जो है, ये वाला जो पैदा हुआ है, कहीं कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में चला जाता है, जैसे जो है, ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे अननेचुरल इन्वायरमेंट में जैसे वो चला जाता है, मान लीजिए ये अमीबा जो है किसी ऐसे पानी में चला गया जिसके चारों तरफ जो है बहुत हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, तो जाहिर है हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, सारा का सारा पानी इसका बाहर की तरफ खींचा जाएगा, आपने ट्रांसपोर्ट प्लांट में पढ़ा है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, एक्सऑस्मोसिस हो जाएगा और ये श्रिंक कर जाएगा और ये डिहाइड्रेट कर करके मर जाएगा। तो ये जो इसकी जो डेथ हुई है, इसकी डेथ कैसी हुई, ये अननेचुरल डेथ हुई, क्योंकि ये उस जगह पे ऐसा कंडीशन जो है अनफेवरेबल हो गए थे, ठीक है। लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशन अगर हमेशा रहेगा तो कभी भी इसकी नेचुरल डेथ नहीं होगी, ये हमेशा जिंदा रहेगा और किसके फॉर्म में जिंदा रहेगा, अपने प्रोजेनीज के फॉर्म में जिंदा रहेगा, यानी ये हमेशा क्या रहेगा, इमॉर्टल रहेगा, अमर रहेगा, ठीक है। यानी कि आपने देखा रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, यानी कि एक स्पीशीज, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई स्पीशीज को हमेशा वो कंटिन्यूड रहना है, हमेशा एग्जिस्ट करना है, तो ये जरूरी है तो वो स्पीशीज जो है वो क्या करती रहे, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन करती रहे, अपना नया नया, मरने से पहले अपना नया नया इंडिविजुअल का, अपने ही जैसा इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर दे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं यहां से, ठीक है, ये तो हमने देखा, जरा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहां से हम लोग क्या देखते हैं, बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं। क्या देखेंगे हम लोग, बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जो सेकंड है दैट इज बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का बेसिक फीचर्स क्या क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए, अगर रिप्रोडक्शन का बेसिक फीचर्स देखेंगे तो ये तीन बेसिक फीचर्स हो सकता है। पहला तो होगा वो आपको, यानी कि बेसिक फीचर्स कहने का मतलब कि रिप्रोडक्शन में ये तीन चीज होना जरूरी है, ठीक है, ये तीन चीज होना जरूरी है रिप्रोडक्शन में। पहला तो आपको हो जाएगा सेल डिवीजन, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन। दूसरा अगर आप देखेंगे वो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये डुप्लीकेशन ऑफ सेल्यूलर एपरेटस, डुप्लीकेशन ऑफ सेल्यूलर, ठीक है, एपरेटस, ठीक है, सेल्यूलर एपरेटस।
और तीसरा आपको अगर आप देखेंगे ये फॉर्मेशन, ठीक है, ये क्या हो सकता, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। ये तीन चीज जो होगा, बेसिक फीचर रिप्रोडक्शन, यानी इसमें क्या क्या चीजें होंगे, सेल डिवीजन होगा, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट होगा, ठीक है। अब आप सबसे पहले जो है वो हम ये देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, हम लोग देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले जो है ठीक है, अब सबसे पहला जो है वो हम लोग बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन में जैसे हम लोग देखते हैं, पहला क्या हो जाएगा, पहला जो होगा वो क्या होगा आपका सेल डिवीजन, ठीक है। बेसिक फीचर पहला, देखिए बिना सेल डिवीजन के रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। ये सेल डिवीजन दो तरह का आप लोग पहले भी जान चुके हैं, सेल डिवीजन दो तरह का होता है, एक माइटोसिस होता है, दूसरा मियोसिस होता है। जैसे एग्जाम्पल, मान ली कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसको रिप्रोडक्शन करना है, नया इंडिविजुअल बनाना है, कैसे बनाएगा, जाहिर है इसमें क्या होगी, डिवीजन होगी और डिवाइड करेगा, नए इंडिविजुअल बना देगा। आपने लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि वहां पर आपने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन, ठीक है, वहां पर लिविंग वर्ल्ड में जैसे आपने कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो होता है वो सिमिलर टर्म्स होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन ग्रोथ, इसके बारे में इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि जैसे मान ली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये डिवाइड करेगा, ठीक है, डिवाइड करेंगे यानी सेल में इसके डिवीजन होगा, तभी जाकर के नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ऐसा नहीं होगा कि इसका सेल डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद नया इंडिविजुअल बना देगा, नहीं, ठीक है, बल्कि अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा तो इसका कुछ सेल, जैसे एग्जांपल मान लीजिए ह्यूमंस की हम लोग बात करते हैं, ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में अगर आप देखेंगे, ह्यूमंस में टेस्टिस, अगर अगर मान लीजिए कि ये जो है, ठीक है, अगर मेल है, ठीक है, तो इसके इसके टेस्टिस में कुछ सेल ऐसे होंगे जो डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद स्पेशलाइज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। ये डायरेक्टली इनका सेल डिवाइड कर करके नया इंडिविजुअल नहीं बनाएगा, बल्कि स्पेशलाइज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर गैमेट्स हो सकता है, और फिर वो गैमेट जो है वो दूसरे गैमेट से फ्यूज होगा, फ्यूज होकर के जाइगोट बनाएगा, जाइगोट में फिर से सेल डिवीजन होगी और नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। यानी मल्टी सेलुलर में भी सेल का डिवीजन जरूरी है नया इंडिविजुअल का क्या करने के लिए, फॉर्मेशन करने के लिए, लेकिन डायरेक्टली सेल डिवीजन से नया इंडिविजुअल नहीं बनेगा, बल्कि सेल डिवीजन से एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनेगा। वैसे ही अगर आप देखेंगे स्पोर्स में, जैसे बहुत सारे अगर आप फंजाई में देखते हैं, बहुत सारे आप प्लांट्स में देखते हैं, वहां पर आप देखेंगे ये डिवाइड करेंगे, बहुत सारे एल्गीज है, ठीक है, आप देखेंगे वो जो प्लांट या एल्गी डिवाइड करेगा, उनका सेल डिवाइड करेगा, एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, उस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोर्स कहेंगे। फिर ये फोर्स जो है, ठीक है, फिर ये स्पोर जो है डिवाइड कर करके नया इंडिविजुअल का ये क्या कर सकता है, फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। यानी कि आपने देखा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी सेल डिवीजन क्या होगा, वो जरूरी है। वो अलग सी बात है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली जो है वो नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन नहीं करता है, बल्कि कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर डिवाइड करेंगे और नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे। अच्छा, अब बात ये आती है, ठीक है, कि जब मान लीजिए कि ये, ठीक है, ये जैसे अमीबा है, ठीक है, अमीबा को आपने देखा कि ये जो है डिवाइड करके के नया जो है इसका फॉर्मेशन किया, लेकिन एक बात ये सामने आती है, डिवाइड ये किया, एक बात ये आती है, मान लीजिए अमीबा एक सेल है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेलेज होंगे, मान लीजिए उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट, जैसे अमीबा में अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, या ठीक है आप जैसे मान लीजिए इसमें जो है, ठीक है, यूग्लिना भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ये एक सेल में बहुत सारे सेलुलर एपरेटस मतलब कि उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलेज रहेंगे, ठीक है, अब ये पूरे सेल को दो सेल में कन्वर्ट करना है, तो दो सेल मान लीजिए ये सेल में 20 माइटोकॉन्ड्रिया है, 20 माइटोकॉन्ड्रिया, जब तक के 20 माइटोकॉन्ड्रिया को डबल नहीं किया जाए, 20 को 40 नहीं किया जाए, क्योंकि आगे जाकर के यही जो है वो दो सेल में कन्वर्ट करने वाला है, तो आगे जाकर के इसको, ठीक है, ये 40 को किसमें
20 में जाएगा, 20 में जाएगा, यानी जो भी सेलुलर एपरेटस है, यानी जो भी सेल ऑर्गेनेले हैं, उनको क्या होना पड़ेगा, डबल होना पड़ेगा। तब जाकर के जब ये डबल हो जाएगा, तब ये जाकर के ये क्या होगा, दो इंडिविजुअल में, ठीक है, ये प्रॉपरली इक्वली डिवाइड होगा। यानी कि आपने देखा कि सेल को डिवाइड करने के लिए, सेल को डिवाइड करने से पहले सेलुलर एपरेटस, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, कोई भी सेल है, मान लीजिए ये प्लांट सेल है, मान लीजिए बहुत सारा प्रोटिस्टा के सेल है, ठीक है, जिसमें जो है फोटोसिंथेसिस होती है, तो उसमें क्या होगा कि पहले वो सेल में जो उनका सेलुलर एपरेटस है वो डबल हो जाएगा। इसलिए डबल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड करके इसको इक्वली दो सेल में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है, इसलिए डुप्लीकेशन ऑफ सेलुलर एपरेटस जरूरी हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर आप देखते हैं तीसरा जो आप देखेंगे बेसिक फीचर्स है रिप्रोडक्शन का, वो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, रिप्रोडक्टिव यूनिट का जो है वो फॉर्मेशन होना। ये रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होता है, देखिए रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है, ये जो इंडिविजुअल है, ठीक है, मान लीजिए किसी इंडिविजुअल को रिप्रोडक्शन करना है, नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करना है, तो ये जो इंडिविजुअल है, ठीक है, स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन करेगा, वो स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव यूनिट नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। अब ये रिप्रोडक्टिव यूनिट होता क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, चाहे वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर भी हो सकता है या अनस्पेशलाइज स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है, जो उस पेरेंट बॉडी से, ठीक है, ये जो है एक स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन करेगा, जो इस पेरेंट बॉडी से अलग भी हो सकता है या पेरेंट बॉडी में रह करके भी, ठीक है, वही स्ट्रक्चर जो है वो क्या बना देगा, नया इंडिविजुअल का ये क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, देखते हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये ह्यूमन है, ह्यूमन क्या करेगा, ठीक है, अगर इसको रिप्रोड्यूस करना है तो एक गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, और दूसरा ह्यूमन जो रहेगा, दूसरा मान लीजिए अगर एक मेल है, उसने क्या किया, गैमेट बनाया, दूसरी कोई फीमेल है, उसने भी क्या किया, गैमेट बनाया, ये दोनों गैमेट फ्यूज कर करके जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट एक नया इंडिविजुअल बनाएगा। तो यहां पर आपने देखा ये जो गैमेट जो बना है, इसी को यहां पर हम लोग रिप्रोडक्टिव यूनिट कहेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव यूनिट यानी कि ये दोनों इंडिविजुअल ने एक ऐसा स्पेशलाइज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, ठीक है, जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, यानी यहां पर क्या है, गैमेट्स है, जो दूसरे गैमेट से जाकर फ्यूज किया और फ्यूज करने के बाद नया इंडिविजुअल यानी रिप्रोडक्शन किया, यानी फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट रिप्रोडक्टिव। यहां पर आपने देखा ये जो गैमेट है ये स्पेशल टाइप का एक स्ट्रक्चर है, ये स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव यूनिट है। लेकिन आप यहीं पर देखेंगे, जैसे आप यहाँ पर अमीबा को आप देखें, अमीबा को आपने देखा था, तो अमीबा ने यहाँ पर नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन किया था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इसने कोई गैमेट बनाया था, क्या इसने कोई स्पोर बनाया था, नहीं, बल्कि डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली ये अमीबा जो है डिवाइड करने से पहले ये इटसेल्फ जो है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट में कन्वर्ट कर गया और फिर ये क्या हो गया, डिवाइड कर गया। तो यहां बताइए, तो क्या ये अमीबा डायरेक्टली जो कन्वर्ट कर गया, तो क्या ये एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया इसने, नहीं, बल्कि डायरेक्टली, यानी कि वो रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है वो स्पेशलाइज भी हो सकता है और अनस्पेशलाइज भी हो सकता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्लांट या फिर जो है वो पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे आप इसको, ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, विच आर सेपरेटेड और मॉडिफाइड टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। जैसे यहां पर देखो, यहां पर आपने देखा था मॉडिफाइड, यहां पर ये जो पार्ट बना वो अनस्पेशलाइज पार्ट था, अमीबा जो बना रहा था, ये ऐसा नहीं है कि ये जो है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पेरेंट बॉडी से अलग हुआ, बल्कि पेरेंट बॉडी कन्वर्ट हो गया और अल्टीमेटली डिवाइड करके या मॉडिफाइड कर करके ये क्या हो जाता है, नया इंडिविजुअल में का फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन वही आपने ह्यूमन में जब देखा था, ह्यूमन ने क्या बनाया था, एक गैमेट का फॉर्मेशन किया था। ये गैमेट क्या इसके बॉडी में रह करके नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर सकता है, नहीं, बल्कि वो सेपरेट होगा, ये जो गैमेट जो होगा इससे अलग होगा, ठीक है, दूसरा कोई इंडिविजुअल होगा, उससे दूसरा गैमेट क्या होगा, अलग होगा, तब जाकर के फ्यूज होकर नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। जैसे स्पोर्स की भी बात करते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स बहुत तरह का, एसेक्सुअल स्पोर होता है, जू स्पोर होता है, प्लानोस्पोर होता है, आप लोगों ने पढ़ा था 11th क्लास में, ठीक है, क्लेमाइडोस्पोर होता है, काइनेट होता है, कोनिडिया होता है, कोनिडियोस्पोर, बहुत तरह का स्पोर होता है। तो ये सब जो स्पोर होते हैं, जैसे फंजाई में आपने देखा था स्पोर का फॉर्मेशन होता था, तो ये स्पोर जो होता है वो फंजाई से अलग होता है। जैसे कोनिडिया स्पोर जो रहेगा वो फंजाई से अलग होता है, अलग होने के बाद नया इंडिविजुअल यानी कि सेपरेट होगा
और सेपरेट होने के बाद जो है फिर नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। बताओ तो ये जो कॉनिडिया स्पोर था क्या वो फंजाई के पेरेंट बॉडी की तरह था या एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर था? वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर था, ठीक है। इसलिए यहां पर ये कैसा स्ट्रक्चर था? स्पेशलाइज, यानी कि रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होगा वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर भी हो सकता है और अनस्पेशलाइज स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां से हम लोग जो है आगे चलते हैं। आप देखिएगा जब हम लोगों ने वहां पे कंटेंट जब लिखा था तो ये तो हो गया आपको बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन। बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन के बाद फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। कितने तरह का रिप्रोडक्शन होता है? अगर आप रिप्रोडक्शन का देखिएगा, ठीक है, तो ये मेनली जो है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व के मतलब कितने रिप्रोडक्शन जो हो रहा है, नया इंडिविजुअल जो बन रहा है उसमें कितने पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व हैं, इसके बेसिस पे दो तरह का रिप्रोडक्शन हो सकता है। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व, ठीक है। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए सिंगल अगर पार्टिसिपेंट, सिंगल अगर पेरेंट, एक पेरेंट नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, तब ठीक है, तब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। और जब एक या दो पेरेंट नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, ठीक है, वो एक पेरेंट से भी हो सकता है, दो पेरेंट से भी होता है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा एक ही पेरेंट, सिंगल पेरेंट जो है नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देता है हमेशा। कभी भी दो पेरेंट की जरूरत, इसमें नया इंडिविजुअल बनाने के लिए दो पेरेंट की जरूरत, यानी रिप्रोडक्शन करने के लिए दो इंडिविजुअल की जरूरत नहीं होती है। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि वो क्या होगा, यूनिपेरेंटल होगा। यूनिपेरेंटल का मतलब ये हो जाएगा एक इंडिविजुअल है, ठीक है, एक कोई पेरेंट है, यही जो है वो नया इंडिविजुअल का क्या कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। यानी ये हमेशा कैसा होगा, यूनिपेरेंटल होगा, सिंगल होगा हमेशा जो है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखेंगे, ठीक है, ये जो है इसमें क्या होता है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा अभी अब हम लोग आगे देखते हैं। ये बहुत सारा, ठीक है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर से भी हो सकता है, अनस्पेशलाइज स्ट्रक्चर से भी हो सकता है। यानी कि रिप्रोडक्टिव यूनिट तो बनेगा, लेकिन वो रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है वो कुछ भी हो सकता है। आप देखेंगे वो रिप्रोडक्टिव यूनिट स्पोर का वो जो है रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है, अगर आप देखेंगे स्पोर भी हो सकता है, ठीक है, बहुत तरह का स्पोर हो सकता है। आगे देखेंगे वो फ्रैगमेंटेशन, फिशन, बहुत तरह से रिप्रोडक्टिव, इवन की गैमेट का फॉर्मेशन भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और वो गैमेट से हो रहा है, लेकिन खबरदार, लेकिन जो है वो गैमेट का फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। गैमेट बन सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक गैमेट से जो है वो नया इंडिविजुअल जो है वो क्या हो जाए, वो बन जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए दो गैमेट आपस में फ्यूज कर जाते हैं, अगर दो गैमेट फ्यूज कर जाता है तो कभी भी आप उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे, बल्कि आप उसको क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। यानी गैमेट का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन ठीक है क्या होगा, ठीक है, स्पोर का ही फॉर्मेशन या कुछ और रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन इसमें हो सकता है, लेकिन कभी भी गैमेट का फ्यूजन जो है वो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये अगर आप देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो हमेशा लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। जैसे अगर आप देखेंगे सिंपल एल्गी में हो सकता है, सिंपल प्लांट में हो सकता है, ठीक है, सिंपल जो लोअर एनिमल्स होते हैं उसमें भी कुछ में हो सकता है। हम लोग ये सब आराम से देखेंगे किसमें किसमें हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर आप देखते हैं सिंपल ऑर्गेनिज्म, या फिर अगर आप देखते हैं कि कुछ प्रोटिस्टा में भी, जैसे प्रोटिस्टा होता है, मोनेरा, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब लोअर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है। इनमें कॉमनली क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है कॉमनली, अगर आप देखेंगे, एक मिनट, अब जैसे कि हम समझाने दीजिए इसमें जो है, एक सेकेंड, जैसे कि हम आपको यहाँ पे बता रहे थे, ठीक है, कि जैसे एग्जाम्पल जैसे देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग अगर देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है वो कितना किंगडम है, ठीक है, मोनेरा है। इंपॉर्टेंट बात हम बताने जा रहे हैं, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई है, फंजाई के बाद जो है वो प्लांटी है, प्लांटी के बाद फिर क्या हो सकता है, एनिमिलिया हो सकता है, ठीक है। अब प्लांटी में हम लोग देखते हैं कि ये जो है मेनली 5 डिवीजन इसमें होता है, ठीक है, पहले भी हमने देखा है, ठीक है। एल्गी हो सकता है, ब्रायोफाइटा हो सकता है, टेरिडोफाइटा हो सकता है, जिम्नोस्पर्म हो सकता है, एंजियोस्पर्म होगा, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखते हैं, ठीक है, मोनेरा की बात करते हैं, ठीक है, मोनेरा में तो मोनेरा है, लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है।
मोनेना में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, प्रोटिस्टा में होगा, फंजाई में होगा, ठीक है, प्लांटी में भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और एनिमल्स का कुछ जो है लोअर एनिमल होते हैं, कुछ हायर एनिमल होते हैं। तो आप देखेंगे, ठीक है, यहां तक लोअर एनिमल तक जो है, जैसे पॉरीफेरा वगैरह, कुछ लोअर एनिमल में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में जो है, वो हायर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। जब जब ये कॉमन कहने का मतलब है, जब फेवरेबल सीजन आएगा, फेवरेबल सीजन आएगा, तो फिर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। और जब ये लोअर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, ये लोअर ऑर्गेनिज्म, और जब ये लोअर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब होता है जब अनफेवरेबल सीजन आता है, अनफेवरेबल सीजन आता है। एग्जाम्पल जैसे अगर आप देखेंगे, एग्जाम्पल, आखिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो, ठीक है, फेवरेबल सीजन में क्यों कॉमन होता है, एक चीज देखिए जरा सा, ठीक है, ये इसलिए होता है, ठीक है, इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सिंपल एंड फास्ट होता है। क्योंकि देखो इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, ठीक है, एक ही इंडिविजुअल, कोई दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं है रिप्रोडक्शन करने के लिए। एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व होगा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत तेजी के साथ होता है, ठीक है। तो एक सिंपल प्रोसेस है, ठीक है, आसानी से एक रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन किया और नया इंडिविजुअल बना दिया, ठीक है, इसलिए सिंपल हो जाता है, फास्ट हो जाता है। क्योंकि अब आप देखिए कि जितने लोअर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनकी जिंदगी उतने ज्यादा खतरे में होगी, और जितने हायर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी, मतलब उनका जिंदगी, उनकी जो है वो, ठीक है, उनकी मोर्टेलिटी जो रहती है वो कम रहती है। यानी हायर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो कम पैदा होते हैं, और कम जो है वो, आपको, आप लोग पढ़ेंगे भी, दो तरह की स्पीशीज होती है आगे इकोलॉजी में जो है वो पढ़ेंगे, एक आर स्पीशीज होती है, के स्पीशीज होती है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि उनका प्रेडेशन, वो मरते भी कम है, उनको कोई, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बड़े हैं, तो ठीक है, तो उनका प्रेडेशन भी कम होता है, ठीक है, वो मरते भी कम है, इसलिए कम पैदा भी होते हैं। जो लोअर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि वो लोअर हैं, कमजोर हैं, इसलिए वो ज्यादा क्या होते हैं, पैदा भी होते हैं, और ज्यादा जो है वो मरते भी हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, क्योंकि जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ज्यादा पैदा होना होता है, जल्दी जल्दी पैदा होना होता है, जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन करना होता है, तो जाहिर है वो कैसा रिप्रोडक्शन करेंगे, आप खुद बताइए। अरे वैसा रिप्रोडक्शन करेंगे जो सिंपल होगा, और कैसा होगा, फास्ट होगा। यानी कि वो ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे जब वो फेवरेबल सीजन में रहेंगे, ठीक है। समझ गए क्यों लोअर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल सीजन में कॉमन होता है। हाँ, जब मान लीजिए कुछ ऐसा कंडीशन अगर आ जाए, चारों तरफ जो है वो कैसा आ जाए, अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, तब फिर जो है यही ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यही लोअर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगते हैं। यानी कि वो गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं और गैमेट को फ्यूज करा करके नया इंडिविजुअल बनाते हैं, ठीक है। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों जो वो जो अनफेवरेबल सीजन्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनसीईआरटी की लाइन बोल रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइन है ये, क्यों जो है ये अनफेवरेबल सीजन में लोअर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है, वो अभी हम लोग देखते हैं। इसका आंसर जो है एनसीईआरटी की नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ, न्यू इंडिविजुअल और फॉर्म्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर कॉल्ड क्लोन्स, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे देखो, मान लीजिए ये जो है अमीबा है, ठीक है, और ये क्या करता है, डिवाइड करता है, ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। आपने देखा अमीबा डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद नया इंडिविजुअल का क्या किया, इसने फॉर्मेशन किया। क्योंकि यूनिपेरेंटल है, सिर्फ एक ही इसमें इन्वॉल्व हुआ है, तो जाहिर है ये दोनों इंडिविजुअल जो बनेंगे, जो जेनेटिक मटेरियल इसका था, आप जानते हैं जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है, पढ़ा हुआ, बायोमोलिक्यूल में पढ़ा हुआ है, कॉमन सी चीज है। जेनेटिक मटेरियल ये नॉर्मली क्या रहेगा, वो डीएनए रहता है। तो यही डीएनए जो है वो क्या हो गया, इसमें भी यही डीएनए डबल हुआ, डिप्लीकेशन ऑफ सेलुलर एप्टेटस, यही डीएनए डबल हुआ, डबल होने के बाद इसमें भी ट्रांसफर कर गया और इसमें भी ट्रांसफर कर गया। यानी सेम जो डीएनए इसमें प्रेजेंट है वही दोनों इसमें ही प्रेजेंट है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो रहेगा, ये सब आपस में भी या अपने पेरेंट्स से ये क्या रहेगा, जेनेटिकली डिफरेंट होगा या जेनेटिकली सिमिलर होगा। जेनेटिकली वो क्या होगा, सिमिलर होगा। यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल इसमें, वही जेनेटिक मटेरियल जो है वो इसमें भी रहेगा। ये सब आपस में क्या रहेंगे, जेनेटिकली सेम रहेंगे। अब एक बात बताइए, जब जेनेटिकली सेम है यानी कि सारे कैरेक्टर सेम रहेगा, बिल्कुल रहेगा सारा कैरेक्टर सेम। जब सारा कैरेक्टर सेम रहेगा तो उनका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी सेम रहेगा कि नहीं सेम रहेगा, बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी सेम रहेगा। यानी ये सब आपस में जो है वो एक ही तरह से होंगे, वैसे ही होंगे जैसा इनका
पेरेंट होगा, ठीक है, जैसा इनका पेरेंट। यानी आप कह सकते हैं ये जो बहुत सारा इंडिविजुअल जो ये बनाएगा, इस इंडिविजुअल के पॉपुलेशन को जो आपस में जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर रहते हैं, इनको आपस में हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन्स कहते हैं। पूरे पॉपुलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोन्स कहेंगे। ये नीट का क्वेश्चन भी है, 2-3 साल पुराने पहले आया है, ठीक है। तो ये जो है वो क्या कहेंगे, ये क्लोन्स कहेंगे, ये पूरे जो है वो पॉपुलेशन को क्लोन्स कहेंगे। और हर एक इंडिविजुअल को हम लोग क्या कहते हैं, रैमेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रैमेट। हालांकि क्लोन्स को हम लोग गेनेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसको गेनेट भी कह सकते हैं। और हर एक इंडिविजुअल को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन्स के पॉपुलेशन के हर एक इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोलेंगे, रैमेट बोलेंगे, ठीक है। ये वहीं लिखा हुआ है, ठीक है, रैमेट बोलेंगे, ठीक है। तो आपने देखा ये मॉर्फोलॉजी के, और ये जो है वो क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, ठीक है। तो यानी कि आप देखो, इधर देखो, हम क्यों कह रहे थे, ठीक है, क्यों ये अनफेवरेबल सीजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है, ठीक है। अगर मान लो कि ये इसके चारों तरफ अनफेवरेबल सीजन आ गया, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन आ गया। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब इस इंडिविजुअल के लिए अनफेवरेबल कंडीशन है कि नहीं। तो अगर आप इसी के तरह एक और इंडिविजुअल बनाएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो क्या होगा, ये दोनों भी जो है वो इसी के तरह होंगे। जैसे चारों तरफ का इन्वायरमेंट इसके लिए अनफेवरेबल है, वैसे ही इनके लिए भी चारों तरफ का इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल सीजन हो जाएगा। यानी कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके, यानी कि इनके लिए भी अनफेवरेबल और इनके लिए भी अनफेवरेबल हो जाएगा। जैसे इसके मरने का चांसेस होगा, वैसे इसके मरने का भी चांसेस होने लगेगा। यानी जब अनफेवरेबल सीजन जो है, यानी ये भी मरने लगेगा। अनफेवरेबल सीजन अगर रहेगा तो बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना सही है या नहीं सही है, नहीं सही है, क्योंकि वो एकदम जो इंडिविजुअल जो बन रहा है वो सिमिलर टू पेरेंट होगा, और ये कंडीशन पेरेंट के लिए अनफेवरेबल है। इसलिए ये क्या करता है कि ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि जो नया इंडिविजुअल जो बनता है वो अपने पेरेंट की तरह नहीं होता है। अपने पेरेंट से कैसा होता है, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो पेरेंट से यानी कि इसके अंदर क्या आता है, वेरिएशंस आ जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं, कैरेक्टर में डिफरेंसेस आ जाता है। अपने पेरेंट की तरह नहीं, बल्कि अपने पेरेंट से ये थोड़ा सा फर्क होता है। तो इसका चांसेस बहुत ज्यादा है कि अगर आप देखेंगे कि ये जो अभी कंडीशन अनफेवरेबल था, अनफेवरेबल किसके लिए था, इसके लिए था। नया इंडिविजुअल इसने बनाया, हो सकता है नया इंडिविजुअल जो बनाया तो इसमें क्या आया है, वेरिएशंस आया है कि नहीं, ये अपने पेरेंट की तरह नहीं है। तो हो सकता है अब जो नया ये जो अनफेवरेबल कंडीशन है, इसमें ऐसा चेंजेस आया है जो चेंजेस इसके लिए, ठीक है, क्या हो जाए, फेवरेबल हो जाए, ठीक है। यानी फेवरेबल हो जाए तो बताओ, ये फेवरेबल हो जाए तो ये सरवाइव करेगा कि नहीं सरवाइव करेगा, हाँ ये सरवाइव कर जाएगा, ठीक है। ये क्या कर जाएगा, सरवाइव कर जाएगा। इसीलिए, ठीक है, खास करके, ठीक है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल सीजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्मेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, ताकि इस नए इंडिविजुअल में कुछ वेरिएशंस आ जाए, कुछ चेंजेस आ जाए, ऐसा कुछ चेंजेस आ जाए जिससे कि वो चेंजेस ये अनफेवरेबल जो इसके लिए था वो अनफेवरेबल इसके लिए नहीं रहे, ठीक है। वही कंडीशन इसके लिए क्या हो जाए, फेवरेबल हो जाए। वो अपने उसमें ऐसा कुछ चेंजेस आए ताकि वो सारे कंडीशन को एज ए फेवरेबल कंडीशन के तौर पे एग्जिस्ट कर, ये क्या करे, एक्सेप्ट करे। तो इसीलिए सेक्सुअल हायर, और इसीलिए जो है अगर आप देखेंगे जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जब अनफेवरेबल सीजन आता है तो वो क्या करने लगते हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगते हैं। हाँ, जो हायर ऑर्गेनिज्म रहेगा, ठीक है, उसमें क्या होता है, हायर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, उसमें वेरिएशंस जो है वो जरूरी होती है, ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म में। इस वजह से जो है वो क्यों होती है वो आगे हम लोग देखेंगे। इस वजह से उसमें क्या होता है, ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे से आप आगे बढ़ते जाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता चला जाएगा, कॉमन होता चला जाएगा। तो ये हो गया आपको क्या, ठीक है, टाइप्स ऑफ जो है वो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम लोग जो है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कितने तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसके बारे में अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं।